बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू टुडेज़ लेक्चर। आज के लेक्चर में वील बी बेसिकली कि आई विल बी गिविंग यू ओरिएंटेशन टू द सीवीएस ब्लॉक। सो द थिंग इज़ कि किसी भी ब्लॉक को आपको स्टार्ट करने से पहले ना एक स्ट्रेटेजिकल माइंड मैप बना लेना चाहिए। व्हाट ओरिएंटेशन गिव्स यू इसके आपको ना अंदाज़ा हो जाता है कि आपने किस तरह लेके चलना है चीज़ों को, कहाँ आपने ज़्यादा इंपॉर्टेंट करना है, कुछ चीज़ें जो आप ब्लंडर्स कर सकते हैं उनको अवॉइड करना है। डेफिनेटली आपने अब तक अपना ब्लॉक 1 दे दिया होगा, बेस्ट ऑफ लक फॉर द रिज़ल्ट। और अंदाज़ा भी होगा कि जब तक MBBS में आप स्ट्रेटेजिक वे में कवर नहीं करते तो 8 से 12 हफ्तों में आप क्या ही कर सकते हो। इतना कंटेंट है, आपने 8 से 12 हफ्तों में कवर करना है, और ना सिर्फ कवर करना है, उसको प्रिपेयर भी करना है, और प्रिपेयर भी आपने पता नहीं किस किस लिहाज से करना है। तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा माइंड मैप और ओवरव्यू होगा तो आप ये कर पाओगे ना। सो लेट्स बिगिन विद इट। पहले सबसे विल बी कवरिंग फिजियोलॉजी। टू बी वेरी ब्लंट, सबसे ज़्यादा फेल्ड जो सीवीएस ब्लॉक में सबसे ज़्यादा मसला जो आता है ना वो फिजियो में आता है। ये बात नहीं है कि मुश्किल है, सीवीएस फिजियो आसान है, कोई इतनी भी मुश्किल नहीं है, सारा नॉर्मल चीज़ें ही हैं। थिंग इसकी बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव है, यानी बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव है। 16 सिर्फ गाइटन के चैप्टर्स इसके ऊपर है। अब इसको कवर करना डेफिनेटली एक हेक्टिक हो जाता है रूटीन में। बट वट इफ़ आई टेल यू कि इन 16 में से भी सिर्फ 6 से 7 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, और 2 चैप्टर सिर्फ आपने स्लाइड जब बहुत शॉर्टली ओवरव्यू में पढ़ने हैं, तो देखिए कितनी आसानी हो सकती है। एंड दैट इज़ ट्रू। जो गाइड सीवीएस फिजियोलॉजी है उसके अंदर सिर्फ ये 6 से 7 चैप्टर से ही आपका ऑलमोस्ट 80 नहीं तो 90 नहीं तो 80% पेपर कवर हो जाता है। आई विल बी डेफिनेटली टॉकिंग अबाउट दोज इन नेक्स्ट स्लाइड्स। ओके, सो दिस इज़ द माइंड मैप दैट आई वांट, जो मुझे चाहिए था कि मैं चाहता था कि कभी कोई मुझे बताता सीवीएस फिजियोलॉजी शुरू करने से पहले। ओके, बहरहाल डेफिनेटली आई विल बी रिकमेंडिंग यू टू गो थ्रू दिस वे, और आप अपनी वेरिएशंस डेफिनेटली ऐड करें, क्योंकि ये मेरी ओपिनियन है कि इस तरह पढ़नी चाहिए सीवीएस फिजियोलॉजी, पढ़ते हुए भी या रिवीजन करते भी। आपके अपने डेफिनेटली टोन कर सकते हैं इसे। पहले सबसे आप स्टार्ट करें हार्ट फिजियोलॉजी से। हार्ट फिजियोलॉजी में बेसिकली व्हाट यू कवर इज़ के हार्ट के बारे में, हार्ट की फंक्शनल एनाटमी क्या है, फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। देन यू कवर अ विगर्स डायग्राम। ओके, विगर्स डायग्राम दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सीवीएस फिजियोलॉजी। अगर एक टॉपिक आप मुझे कहो ना कि सीवीएस फिजियोलॉजी इसमें से मैं आपको कहूँ कि जो लाजमी पेपर में पूछा जाना है वो है विगर्स डायग्राम। वो MCQs से भी पूछा जाता है और SCQs में भी, और वाइवा का तो ओपनर क्वेश्चन होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपका वाइवा की ओपनिंग या तो करते हैं कि आप बता दें फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हार्ट, या फिर आपसे शुरू करते हैं विगर्स डायग्राम से कोई रिलेटेड क्वेश्चन। एक तरह से ना विगर्स डायग्राम हार्ट फिजियोलॉजी का निचोड़ है, तो इसको बहुत अच्छे से कवर करना है। देन आप रेगुलेशंस पढ़ते हो, प्री लोड और बेसिक डेफिनेशंस के साथ वेक थ्रू करते हो। नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है एरिथमियाज, दैट इज़ एबनॉर्मल हार्ट रिदम एंड ECGs। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, और ये वो पॉइंट है जहाँ आपको लोग डॉक्टर साहब कहना शुरू करते हैं। ये एक स्किल है जो आपको सेकेंड ईयर में मिलता है और फर्स्ट ईयर में मिलता है कि आप कुछ ना कुछ अपने जो लोग हैं आपको उनको कोई मेडिकल डेफिनेटली एडवाइस तो नहीं दे सकते, लेकिन इंटरप्रेट कर सकते हो आप। इतने लेवल की ECG पढ़ लेते हो यहाँ पे एरिथमिया। और इनफैक्ट वाइवास में तो ये बहुत फेवरेट चैप्टर है, इससे तो बहुत क्वेश्चंस और क्लासिफिकेशंस पूछते हैं, और कुछ एग्जामिनर्स तो ECG स्ट्रिप उठा लाते हैं कि बच्चे आप लोग अब हमें इंटरप्रेट करके दो एरिथमिया। ओके, ऑन टू द नेक्स्ट। देन कम्स दी कार्डिक आउटपुट एंड वीनस रिटर्न, और फिर हार्ट फेलियर एंड शॉक। बहुत बड़ा मेजर पोर्शन ऑफ पेपर इधर से आता है इन चीज़ों से। इनफैक्ट जो गाइटन पढ़ रहे हो ये मशहूर ही इसी कार्डिक आउटपुट वाले चैप्टर की वजह से है। कार्डिक आउटपुट इसके ऊपर डेफिनेटली गाइटन ने डॉग्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके ना एट्रियल प्रेशर और कार्डिक आउटपुट के दरमियान रिलेशन इस्टेब्लिश किए थे। बहुत वर्ल्ड क्लास फेमस थे, बट ना वो बहुत आइडियल कंडीशंस में है। इनफैक्ट आपके एक बुक है बर्न एंड लीवाई है या शेरवुड है, आई डोंट थिंक सो, ये गेनोंग्स ने कहा था। इन दोनों में से किसी एक बुक ने तो सीधा सीधा लिख दिया कि आपकी ये बुक क्या कहते हैं कि गाइटन कर्व्स गलत हैं, बट वी स्टिल रीड दोस्त, क्योंकि बेसिक फिजियोलॉजी के आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं इसके रेगुलेशन वगैरह के, तो वो इसी पे बनते हैं। बट प्लीज़ कीप इन माइंड कि बहुत लिबर्टी ली हुई है इन कॉन्सेप्ट्स को बनाते हुए, तो इन रियल प्रैक्टिस आपको थोड़ी सी वेरिएशन मिल सकती है। इसके बाद आ जाता है डेफिनेटली चैप्टर BP ब्लड फ्लो रेगुलेशन आ जाती हैं एसेंशियली। BP रेगुलेशन, ब्लड फ्लो रेगुलेशन, RAS सिस्टम एंड हाइपरटेंशन। ओके, टू बी वेरी स्पेसिफिक, इससे आपका ऑलमोस्ट 40 नहीं तो 50 नहीं तो 40% पेपर बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। इनफैक्ट हमारे मैम कहती थी कि
बचे विगर्स डायग्राम, ईसीजी और ये रास सिस्टम, रास बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स और रास सिस्टम, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। इनके अगर जो नहीं पढ़ता ना वो नहीं पास हो सकता सीवीएस फिजियोलॉजी में, ये ट्रू हैं। ये बिल्कुल से बिल्कुल भी अगर आपको ना 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक सीवीएस फिजियोलॉजी के ला के रख दो तो वो ये हैं। इसके बाद बाकी चैप्टर्स आ जाते हैं। उन चैप्टर्स में से जो एक एक्सेप्शनल इंपॉर्टेंस का है वो रहता है हमारा मायोकार्डियल इन्फाक्शन का चैप्टर, और साथ एक चैप्टर अपना रहता है हार्ट साउंड्स का। हार्ट साउंड्स बेसिकली कवर हो जाती हैं। और जहाँ तक एमआई का ताल्लुक़ है तो यार वो मुझे लगता है इससे एनाटमी से ज़्यादा रिलेटेड है, यानी एनाटमी से रिलेटेड उससे क्वेश्चंस होते हैं और मोर और लेस आप कवर कर जाते हो। ओके, तो डेफिनेटली आपने इनके साथ चैप्टर्स में एलोस के साथ स्टिक करने और कोशिश कर। अच्छा, इसके अंदर हार्ट फेलियर और कार्डिक आउटपुट वीनियस रिटर्न एज फार एज नम्स 25 सिलेबस इज कंसर्न। काफ़ी थोड़े एलोस थे, गाइडन में बहुत एक्सटेंसिव लिखा हुआ था, तो डेफिनेटली इनको मैं कहूँगा, आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर एलोस चेंज नहीं होते आपके करंट टाइम पे तो यूज़ करें, स्लाइड यूज़ करें। ओके, स्लाइड यूज़ करने का मतलब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप बुक ना पढ़ें। जो हिस्सा आपने स्लाइड्स में पढ़ा है मतलब आपने कॉन्सेप्ट स्लाइड्स वाला बना लेना है और बुक से पढ़ लेना है। डेफिनेटली पढ़ना चाहते तो पढ़ें, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इस स्लाइड में जो आपको चारों ब्लॉक्स नज़र आ रहे हैं ना, ये 4 अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपका पूरा नहीं तो 90% पेपर तो इसी से आने वाला है। तो आप डिस्टिंक्शन भी इसी चैप्टर्स पे कर लेते हो और वो भी कर लेते हो। डिस्टिंक्शन इनफैक्ट अगर इजी पेपर हो तो हो जाती है इन्हीं चैप्टर्स पे, बट डेफिनेटली हमने ट्रेंड देखा है कि पेपर काफ़ी टफ आना शुरू हो गए हैं, तो थोड़ा बहुत बाकी चैप्टर्स को भी देख लेंगे। स्ट्रेटजीज़, आई विल बी स्टिकिंग विद ओल्ड स्कूल स्ट्रेटजीज़ फॉर सीवीएस। अपने बुलेट चार्ट्स बनाएं, माइंड मैप बनाएं और शॉर्ट बुक्स यूज़ करें, कोई मसला नहीं, ओनली आफ्टर गाइडन। अपने आप को ओवरवेलम ना करें। डेफिनेटली आप एक हफ़्ते में तो आपके पास है नहीं, 8 से 12 हफ़्ते हैं, तो कोशिश करें कि 8 हफ़्तों में अगर कवर हो जाए तो अगले 4 रिवीजन को दे दें। डेफिनेटली फिजियोलॉजी ना, अब तक आपको पता भी चल गया कि सीवीएस फिजियोलॉजी सबसे ज़्यादा टाइम लेती है। बाकी तो बहुत थोड़े थोड़े टॉपिक्स हैं, इसके सबसे ज़्यादा एलोज हैं। एलोज उठाएंगे तो आपको एनाटमी और बायो के बहुत ग्रेन इन ऐसे ही सॉल्ट एंड क्या कहते हैं वो आटे में नमक के बराबर है ना, वैसे मिलेंगे। ओके, अब आ जाते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि हम नोट्स किस तरह बनाएं। देखिए, नोट्स बनाने का ना 2 तरीके हैं। कुछ लोग शॉर्ट बुक्स पढ़ते हैं या अपनी गाइडन पढ़ते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हमने अपने खुद नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स पढ़ें, कोई मसला नहीं। गाइडन के ऊपर हाईलाइट करें, कोई मसला नहीं। अपने नोट्स बनाए तब भी कोई मसला नहीं, सूट योरसेल्फ। बट ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए कि आपने आउटलाइंस और समरीज़ बनानी होती हैं टॉप नोट्स में। आपने नोट्स में ये नहीं करना होता पूरी पूरी गाइडन दोबारा बैठे लिख जाओ, तो फ़ायदा क्या हुआ भाई। शॉर्ट्स और समरीज़ देखें आप, समरीज़ वगैरह ना, जिस तरह मैं तो पर्सनली ये रिकमेंड करता हूँ कि आप 2 से 3 दफ़ा गाइडन जब पढ़ लें, एक दिन नहीं 2 से 3 दफ़ा एक चैप्टर डिफरेंट डेज पे पढ़ लें, तो फिर जाके आप उसके ना नोट्स लिखें। फ्लोर चार्ट्स बनाएं। अच्छा, पढ़ने से पहले आई रिकमेंड कि एआई को यूज़ करें। डेफिनेटली जो ज़रा पुराने टीचर्स होंगे, एचओडीज़ होंगे, वो तो आपको इस बात पे बहुत क्या कहते हैं सही बेइज्जती कर देंगे वाइवे में कि आपने एआई क्यों यूज़ किया। बट आई रिकमेंड कि डेफिनेटली यूज़ करें। लेक्चर जाने से पहले एक समरीज़ निकलवाएं। जो चैप्टर नहीं अच्छा लगता, मुझे हार्ट साउंड्स बिल्कुल नहीं पसंद था और मुझसे नहीं होता था, तो डेफिनेटली उसके लिए एआई यूज़ करें, उसकी शॉर्ट समरीज़ निकलवाएं और कॉन्सेप्ट अपने बिल्ड करें। बट बी अवेयर कि एआई बहुत रॉन्ग नॉलेज दे देता है। और इसकी एक बड़ी अच्छी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ जो आपके पेपर के लिए रहती है, कि अभी मैंने आपको बताया कि गाइडन कर्व्स बहुत क्या कहते हैं लिबर्टी लेती हैं आइडियल केसेस की, और जब आप चैट जीपीटी से एमसीक्यू सॉल्व करवाते हो तो पता नहीं वो क्या करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको गाइडन के साथ स्टिक भी करना होता है। तो डेफिनेटली अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। आई थिंक दैट वाज ऑल फॉर फिजियोलॉजी एंड देन अब आ जाती है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री की कहानी ये है कि सिर्फ 4 चैप्टर हैं, 15, 16, 17, 18, वही करने हैं। 4 से 5 घंटे में बैठो हो जाते हैं और करने लिपिड कॉर्ड से हैं बस। फैटी एसिड लिपिड मेटाबॉलिज्म है, आपने बस बेसिक्स ऊपर से लेते ही जानी है। स्टीरॉयड मेटाबॉलिज्म एज फार एज 2025 एलोज आर कंसर्न नहीं इंक्लूडेड, वो बात का है, सिर्फ स्टीरॉयड्स का आपको पता हो। इसके अंदर एपोलिपोप्रोटीन्स चैप्टर आती हैं आगे, एपोलिपोप्रोटीन्स और प्रोस्टाग्लैंडिन मैकेनिज्म, ख़ासतौर पे आप सब छोड़ के एपोलिपोप्रोटीन्स। अगर आप ये नहीं करते ना तो आपको कह लें कि इस ब्लॉक का कोई फ़ायदा नहीं, फिर ना दें ये ब्लॉक, यानी इतना इम्पॉर्टेंट है ये।
एपोलिपोप्रोटीन्स आप पढ़ते हो डिफरेंट टाइप्स की, और प्लीज़ वंस अगेन आई से कि एफएससी के कॉन्सेप्ट्स छोड़ दीजिएगा, ख़ास तौर पे काइलोमाइक्रॉन्स पे बहुत गलत लिखा हुआ है एफएससी की कुछ बुक्स के अंदर, तो उसकी वजह से भी बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कोरिलेट करते हुए, तो प्लीज़ उन चीज़ों को ज़रा भुला के यहाँ पढ़िएगा। अच्छा, वन थिंग जो आई ऐड, जो मैं बताता हूँ कि यार इसके लिए ना इंजाइम रेगुलेशन लाजमी करनी है। इंजाइम रेगुलेशन, आई एम सो सॉरी मैंने लिख दिया, मैं कहना था कि कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, उसमें भी स्पेसिफिकली जो कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म के इनहिबिटर्स हैं ना, उनके ग्राफ्स, लाइन वीवर बर्ग्स प्लॉट वगैरह देखने पूछ लेते हैं एग्जाम्स में। ऑल्दो ये डेफिनेटली आस्क तो पूछा तो आपसे ब्लॉक 1 में जाना चाहिए, बट फिर भी ब्लॉक 2 में पूछ लेते हैं एग्जामिनर, तो बी अवेयर ऑफ दैट। दैट वाज ऑल फॉर बायोकेमिस्ट्री। काफ़ी छोटी बायोकेमिस्ट्री है आपके इस ब्लॉक की, बहुत जल्दी कवर हो जाती है। फिर आ जाती है एनाटमी। एनाटमी का भी कोर्स अब बाहर अपर लिम्ब से बहुत थोड़ा है। आपने 2 चैप्टर्स करने होते हैं स्नेल से कवर, थोरेक्स वॉल प्रॉपर और थोरेसिक कैविटी। थोरेक्स वॉल प्रॉपर में डेफिनेटली आप वॉल देखते हो, और कैविटी में उसके अंदर विजरा और ऑर्गन्स देखते हो। अपर लिम्ब से ना थोड़ा सा हटके है, ये मुश्किल नहीं कहूँगा, हटके है। अपर लिम्ब में ना व्हाट इज़ के अपर लिम्ब आसान है लेकिन एक्सटेंसिव है। थोरेक्स थोड़ा सा टफ है लेकिन थोड़ा कंटेंट है। अपर लिम्ब में ना बहुत कंपार्टमेंटाइज एनाटमी होती है, यानी मैं कहूँ तो बहुत सीधी सीधी सी आप एनाटमी पढ़ते हो, लेकिन थोरेक्स कैविटी में, थोरेसिक कैविटी में अब इतने सारे स्ट्रक्चर्स एक साथ आ जाते हैं, और कोई कभी किस तरफ निकल रहा है कभी किस तरफ निकल रहा है, तो इतना कुछ आपको ना उसमें थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ता है, बट ज़्यादा फिक्र वाली बात नहीं, हो जाता है। इसके बाद डेफिनेटली वी हैव हिस्टोलॉजी का सेक्शन। हिस्टोलॉजी में अपनी लिम्फोइड और वेस्कुलर हिस्टोलॉजी करनी है। वेस्कुलर हिस्टोलॉजी में जेनकोएरा का टेबल बहुत इंपॉर्टेंट, लाजमी क्वेश्चन उससे आएगा, क्वेश्चन ही तो वाई में पूछ लेंगे। अल्टीमेटली कुछ कॉलेजेस में हिस्टोलॉजी से कम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट नम्स बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देना शुरू कर दिए हैं हिस्टोलॉजी से। इनफैक्ट सप्ली पेपर में भी हिस्टोलॉजी से क्वेश्चन अपीयर हो रहे हैं, तो डू माइंड दैट। लिम्फोइड सिस्टम में डेफिनेटिव लिम्फेटिक्स पढ़ते हो, उसके अंदर से स्प्लीन का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रह जाता है, और इस तरह के लिम्फ नोड्स के क्वेश्चन। अच्छा, वन थिंग जो मैं आपको चाहता हूँ कि लिम्फोइड सिस्टम में ना आपने लिम्फोइड सिस्टम में आपने थोड़ी सी लिवर की हिस्टोलॉजी भी पूछ लेनी है, क्योंकि कुछ प्री प्रॉफ में अब आपको मैं ऐसा नहीं बताता, लेकिन लिवर के साइनोसॉइड्स ना कंपेयर करने को कहे गए थे बाकी साइनोसॉइड से। अब आइडियली क्वेश्चन नहीं पूछा जाना चाहिए था, बच्चों के साथ जुल्म था, क्योंकि लिवर आपकी हिस्टोलॉजी सेकेंड ईयर का कंटेंट है, ब्लॉक 4 का, बट फिर भी आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। देन कम सबसे ज़्यादा एनाटमी में जो तंग करती है चीज़, CVS एम्ब्रियोलॉजी। भाई साहब इतनी यकीन जाने, CVS एम्ब्रियोलॉजी ये है कि आपका ये जो पूरा हार्ट है ना, एक ट्यूब से बन रहा है ये पूरा हार्ट, और वो आपने सारा पढ़ना है। तो इसके अंदर मैं कहता हूँ कि आपको लैंगमैन की यार पढ़ने बैठो तो ज़रूरी नहीं पहली रीडिंग में हर लाइन समझ आ जाए, कुछ ठीक है, कुछ चीज़ें बाद में भी समझ आए, कोई मसला नहीं है। तो इसके लिए आप करो कॉन्सेप्चुअल क्रैमिंग, कॉन्सेप्ट्स भी बनाओ, कुछ चीज़ें क्रैम करके कॉन्सेप्ट बनाओ, कुछ चीज़ों को कॉन्सेप्ट करके क्रैम कर लो, कुछ चीज़ों को, ज़्यादातर चीज़ों को तो कॉन्सेप्ट पे बन जाएंगी, ठीक है। तो इसकी फ़िक्र नहीं करनी, इंशाल्लाह आई रिकमेंड कि आप मेडिको विजुअल ऐसे लेक्चर्स लें कवर करने के लिए। बट मैं भी कोशिश करूँगा कि एलोस के साथ स्टिक करूँ, और मतलब जितना आपको बेसिक पता होना चाहिए या जितना आपको डिस्टिंक्शन के लिए पता होना चाहिए, उसमें मैं डिफ्रेंशिएट ज़रूर करके चलूँ। बाकी CVS एम्ब्रियो बहुत मज़े की है, एग्ज़ाम में इसका एक SCQ लग जाया करता है, और लगता भी इस तरह के मोस्ट कॉमनली मैंने तो ये मेरे जो ऑब्जर्वेशन है कि आपको एक केस दे दिया जाएगा और किसी भी डिफेक्ट का, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट या आपको टॉफ का दे दिया जाएगा, और फिर उसके बाद आपसे डायग्नोसिस पूछते हैं, डिफेक्टिव स्ट्रक्चर पूछते हैं, एक मार्क्स की, फिर आगे 2 नंबर या 3 नंबर का आपसे पूछ लेते हैं उसकी नॉर्मल डेवलपमेंट। ओके, सो दैट वाज बेसिकली दी ओरिएंटेशन एंड पॉइंट्स जो मैं चाहता था कि मुझे उस टाइम पता हो, तो आई शेयर्ड इट। आई होप सो आपकी CVS बहुत मज़े की गुजरे। CVS डेफिनेटली थोड़ी सी टाइम टेकिंग है, थोड़ी सी एफर्ट करती है, लेकिन एंड मांगती है, लेकिन एंड में ये वर्थ इट है, आपको बहुत मज़ा आएगा ये पढ़ते हुए, आप डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें देखोगे। बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह ताला पाक आपको कामयाबी दें। जज़ाकल्लाह।